वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ये नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशंस का। तो इसके लिए जो रेलेवेंट बुक हम फॉलो करेंगे वो है एसेंशियल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय बीएस भाल। ठीक है, इसका 14th चैप्टर है जो हम इसमें से जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा रेलेवेंट रिसोर्स मटेरियल होगा। इसमें से कुछ मेन आर्टिकल्स जो हमने स्टडी करने हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, इसको एक्सप्रेस किस तरह किया जाता है, फिर नॉर्मल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये क्या है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। फिर हम आगे चले जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करके। हेनरीज लॉ है, सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड्स हैं, और फाइनली सॉल्युबिलिटी कर्व्स, इनके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये हमारे 2 से 3 लेक्चर्स होंगे जो सॉल्यूशंस के ऊपर ही हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। तो आज फर्स्ट सेशन है इसका, सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस जो है एक्चुअली हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें मोर देन टू भी हो सकते हैं, मोर देन टू सब्सटेंसेस हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पे होमोजेनसली होमोजीनियस मिक्सचर है। मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर उनकी आपस में जो है एक यूनिफॉर्म मिक्सिंग है, उसको हम नाम देते हैं सॉल्यूशंस का। अच्छा, अब इसमें जो स्मॉलर क्वांटिटी में है उसको कॉमनली नाम दिया जाता है सोल्यूट का, और जो लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल होता है कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम नाम देते हैं सॉल्वेंट का। फिर आप जो आपकी जो है बेसिक हाई स्कूल की केमिस्ट्री है उसमें पढ़ के आ चुके हैं, कुछ बेसिक सॉल्यूशंस आपने पढ़े होंगे जैसे शुगर है, शुगर एज अ सोल्यूट इन वाटर। ठीक है, सॉल्वेंट। तो इसी तरह आपने जो है सोडियम क्लोराइड को, सॉल्ट को जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो वो भी डिस्पर्स हो जाता है आयंस के अंदर, तो वो सोल्यूट होता है, और वाटर जो है सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट मौजूद है, तो उसको हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन का। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, इसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, अगर कम हो तो डाइल्यूट सोल्यूशन। अब हमने इसको किस किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं ये हमने यहाँ पर देखना है। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन हमारी जो है ना हाई स्कूल की बुक्स में रहती है कि सोल्यूट हमेशा जो है वो कोई सॉलिड होगा और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होगा। ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पे आपको देखें बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस भी हो सकते हैं। लेट्स से एयर, एयर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर आप जो है कह सकते हैं नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जो है वो, नाइट्रोजन जो है वो सॉल्वेंट है, ऑक्सीजन जो है वो क्या कहते हैं आपका सोल्यूट है, कम क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। तो ये आपके पास एक मिक्सचर है। ठीक है, होमोजेनियस मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो मिक्स हो चुके हैं। तो ये एयर एक सोल्यूशन है। सिमिलरली जो स्टेट ऑफ द सोल्यूट और स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट है वो कोई भी हो सकती है तीन में से। और बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैं यहाँ से सिर्फ 2-3 जो है उनको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि सोल्यूट आपका गैस फॉर्म, गैस स्टेट में है, गैस फेज में है, और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड में है। आप ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, कोक है, पेप्सी है, स्प्राइट है, तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोल्यूट उसमें एब्जॉर्ब हुआ है वाटर के अंदर, कार्बोनेटेड वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हुई हुई। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वाटर के अंदर कुछ ना कुछ डिजॉल्व हो जाती है, उसको हम नाम देते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का। अगर आपके पास फ्रेश वाटर हो, उसमें कोई पोल्यूटेंट ना हो, ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक नेचर का, इनऑर्गेनिक नेचर का, तो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर या एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो है 8 ppm तक आपके पास जो है ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व्ड होती है। ठीक है, वाटर के अंदर। और ये सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ और एक्सटर्नल प्रेशर के साथ। अच्छा, फिर इसी तरह और आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। ये लास्ट वन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड सॉलिड। अब सोल्यूट भी सॉलिड स्टेट में है और सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में है। तो जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पे एग्जांपल स्टील की। अब स्टील में क्या होता है, कार्बन भी है और आयरन भी है। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर जो है उसको हम स्टील कहते हैं। अब कार्बन की परसेंटेजेस चेंज हो जाती हैं, तो फिर वो स्टील के जो है डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 300 सीरीज है, 400 सीरीज है, वो चल चल रही होती है कार्बन की परसेंटेज की बेसिस के ऊपर। अगर जेनेरिक हम इसको कैटेगरी को देखें तो इसके अंदर देखें दोनों चीज़ें सॉलिड फॉर्म में है। कार्बन की क्वांटिटी कम होती है 20%, अप्रोक्सीमेटली 15% या 10% के करीब डिफरेंट कैटेगरीज में। तो ये सोल्यूट होगा
और बाकी आयरन जो है वो आपका सॉल्वेंट होगा, और कार्बन जो है वो यूनिफॉर्मली आपके सोल्यूट के अंदर जो है सॉल्वेंट के अंदर जो है मौजूद होता है। अच्छा, अब ये कुछ तरीके हैं जिसमें जिनके जरिए हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन कौन सा है? परसेंट बाय वेट। ठीक है, परसेंट बाय वेट है, फिर मोल फ्रैक्शन है, फिर मोलैरिटी है, मोलैलिटी है एंड नॉर्मेलिटी है। तो इन सबको हम पहले इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देख लेंगे, फिर साथ ही एक एक एग्जांपल करते जाएंगे ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर होती जाए। परसेंट बाय वेट, फर्स्ट वन क्या है? परसेंट बाय वेट। तो इट मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट एज अ परसेंट ऑफ टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन। तो न्यूमिनेटर में आप वेट ऑफ सोल्यूट लिखेंगे, बॉटम में आप वेट ऑफ सोल्यूशन है मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में, अगर नहीं करेंगे तो ये फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl contains 36% HCl by weight। आपके पास सॉल्यूशन है HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और उसके अंदर जो क्या कहते हैं बाय वेट HCl कितना है? 36% है। इट हैज 36 ग्राम्स ऑफ HCl फॉर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब 36% है तो 36 ग्राम्स HCl होंगे, रिमेनिंग जो है आपके पास वो वाटर होगा। What is the percentage by weight of NaCl if 1.7 grams of NaCl is dissolved in 5.85 grams of water? अच्छा, आप देखिए पहले तो क्या कहते हैं आपके पास राउंड नंबर्स में आ गया था, हंड्रेड्स में 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है। यहाँ पर आपके पास उसने वाटर दिया हुआ है 5.85 ग्राम्स, और NaCl जो सोल्यूट है वो दिया हुआ है 1.75 ग्राम्स। तो अगर हम इन दोनों का, सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेट ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन का वेट। वो आया है यहाँ पर 7.60 ग्राम्स। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन का वेट निकाल लिया। अब हम वही रिलेशन लगाएंगे। न्यूमिनेटर में हमारे पास आएगा सोल्यूट का वेट, और डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास सोल्यूशन का। तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 23 वेट परसेंट, या तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 23% बाय वेट। ठीक है, इसमें NaCl प्रेजेंट होगा। सॉल्ट जो है उसकी कंसेंट्रेशन 23% है बाय वेट। अच्छा, नेक्स्ट जो तरीका है कंसेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे आप निकाल सकते हैं? ये उसका रिलेशन है। न्यूमिनेटर में आप मेंशन करेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट, बॉटम पे डिनोमिनेटर में जो है आप इस रिलेशन में पुट करेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब टोटल जो सोल्यूशन के मोल्स हैं वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है, इसका भी हम रिलेशन देख लेते हैं यहाँ पे। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। अच्छा जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सोल्यूशन है वो आपने वाटर के अंदर बनाया, और 36% जो है आपने हाइड्रोक्लोरिक बाय वेट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय वेट आपने सोल्यूशन बनाया है। अब हम इसकी मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं। तो मोल फ्रैक्शन तो मोल्स निकालने हैं दोनों के, सोल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। तो 36% का मतलब ये है कि 36 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं। अगर उसको हम उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें जो कि 36.5 है, तो मोल्स ऑफ HCl निकल आए। सिमिलरली जो रिमेनिंग 100 में से होगा वो 64 ग्राम्स वो हमारे पास वाटर है सोल्यूशन में, उसको भी उसके मॉलिक्यूलर वेट पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है मोल्स ऑफ वाटर आ गए। अच्छा, अब ये जब दोनों मोल्स आपने निकाल लिए तो अब आप रिलेशन को देखें। न्यूमिनेटर में 0.99 HCl के मोल्स आ गए, डिनोमिनेटर में आपने जो है सोल्यूशन के, तो 0.99 प्लस 3.55 आपने मोल फ्रैक्शन निकाल ली 0.218। मतलब जो HCl की मोल फ्रैक्शन बनेगी अगर इस परसेंटेज का सोल्यूशन बना हुआ है बाय वेट तो वो 0.218 होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो दो हैं ये आपको इतने ज़्यादा बुक्स में नहीं मिलेंगे, मोल फ्रैक्शन हो गया या ये जो परसेंटेज बाय वेट है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले नहीं है। कंसंट्रेशन को ज़्यादातर इनमें एक्सप्रेस नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत कम किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है वो है मोलैरिटी में। ठीक है, मोलैरिटी क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। कि एक लीटर ऑफ सोल्यूशन है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, ये इसका रिलेशन हो गया। ठीक है, और इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 75.5 ग्राम्स ऑफ प्योर KOH। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
तो आपने डिज़ोल्व कितना किया, सॉल्यूट कितना डिज़ोल्व किया, सॉल्यूट आपने किया 75.5 ग्राम्स, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो उसने हमें दे दिया 540 ml। अच्छा, 540 ml में आपने इतना सॉल्यूट जो है डिज़ोल्व कर लिया। सबसे पहले उसने क्या किया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ या मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH निकाला है। पोटाशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का ऐड करके उसने जो है कंप्लीट फार्मूला का 56.1 जो है वो उसने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, अब उसने उसको जो है कन्वर्ट कर लिया मोल्स के अंदर। ये जो हमें ग्राम्स में दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है KOH का, जितना डिसॉल्व हुआ उसको उसने मॉलिक्यूलर वेट पे डिवाइड किया, मॉलिक्यूलर मास पे, तो हमारे पास कितने आ गए, मोल्स ऑफ KOH आ गए। मोल्स ऑफ KOH आ गए। अच्छा, अब मोलैरिटी का जो फार्मूला है उसमें नीचे आता है डिनोमिनेटर में 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर आता है। हमारे पास कितना दिया हुआ है, 540 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो हमें इसको भी चेंज करना है लीटर्स के अंदर। तो 540 मिलीलीटर को अगर लीटर्स में चेंज करें, ये कितना हो जाता है, 0.540 लीटर्स हो जाता है। तो हमने इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। ये सिंपल एक कन्वर्जन फैक्टर है। फॉर्मूला लगाया, ऊपर मोल्स आ गए सोल्यूट के, नीचे लीटर्स में आपने जो है वो सोल्यूशन का वॉल्यूम लगा दिया। तो हमारे पास इसकी मोलैरिटी आ गई है 2.50 मोलर सोल्यूशन है, 2.50 मोलर सोल्यूशन है। अगर तो 1 मोल सोल्यूट का डिजॉल्व हो 1 लीटर में तो उसको हम 1 मोलर कहेंगे। अगर 2 मोल्स हो तो हम 2 मोलर कहेंगे। अगर हाफ मोल हो तो हम उसको 0.5 मोलर कहेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आया है 2.50 मोल्स। इसी तरह ये सेकेंड एग्जांपल दिया है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोलैलिटी। ये भी एक तरीका है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट को एक्सप्रेस करने का इन द सॉल्यूशन, पर ये भी बहुत कॉमनली यूज नहीं किया जाता। उसकी वजह क्या है कि इसके डिनोमिनेटर के अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो ज़्यादातर सॉल्यूशंस जब प्रिपेयर किए जाते हैं तो जो मेजरमेंट ली जाती है वो वॉल्यूम में ली जाती है सॉल्यूशन की, कि जी कितना सॉल्यूशन बनाया, 500 ml, 600 ml, 1000 लीटर, 2 लीटर्स। ठीक है। तो इस वजह से मोलैरिटी को सबसे अच्छा जो है वो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाला समझा जाता है, और ज़्यादातर वही बुक्स में आपको मिलेगा, लिटरेचर में मिलेगा। मोलैलिटी जो है वो एक्सप्रेस तो किया जा सकता है, लेकिन इसको आपको कॉमन नहीं है कि जी मोलैलिटी को जो है यूज़ करें फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है। उसकी वजह क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम जो डिनोमिनेटर में हमें मेंशन करना पड़ता है। ठीक है। फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट वही सेम ऊपर, नीचे चेंज हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। ठीक है। अगर हम इसको प्रॉपर डिफाइन करना चाहें तो मोलैलिटी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, while molarity is defined in terms of volume of solution। जो डिफरेंस है इन दोनों का वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जांपल, बेंजीन में आप टॉलुइन को डिसॉल्व कर रहे हैं, और अच्छा, अब दोनों का उसने क्या करना है, पहले पहले तो उसने मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉलुइन निकाल लिया। ठीक है। केमिकल फार्मूला लिखा हुआ था, वहाँ से उसने मॉलिक्यूलर मास ऑफ टॉलुइन कैलकुलेट कर लिया। फिर उसने जो ग्राम्स ऑफ टॉलुइन दिया हुआ है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अब मॉलिक्यूलर मास है तो उसने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब उसने क्या किया, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये जो हमें 225 ग्राम दिया हुआ है, क्योंकि ये ग्राम्स छोटा यूनिट है, मोलैलिटी के रिलेशन में किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट आता है, तो हम इसको ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से डिवाइड करके। ये हमारे पास आ गया 0.225 किलोग्राम्स। ठीक है। तो मोलैलिटी हमने निकाली, मोलैलिटी हमारे पास आ गई 0.24 एम। अच्छा, अब जब मोलैरिटी आप साथ लिखेंगे तो कैपिटल एम, और जब मोलैलिटी मेंशन कर रहे हो तो स्मॉल एम यूज किया जाता है। ये सिंबल जरा अपने जेहन में रखिएगा, ताकि यूनिट्स के जो सिंबल्स हैं वो आप प्रॉपरली मेंशन करें। एम, कैपिटल एम जो है वो यूज किया जाता है मोलैरिटी के लिए, और स्मॉल एम यूज किया जाता है मोलैलिटी के लिए। एक और भी है, ये मोलैरिटी के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए वो है नॉर्मेलिटी। ये सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है नॉर्मेलिटी।
अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चीज चेंज आ गई है यहाँ पे, वो है फॉर्मूला में न्यूमिनेटर में इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट, इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट, और बॉटम में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। वही मोलैरिटी वाली बात है, लेकिन इसका जो न्यूमिनेटर है वो चेंज हो चुका है। न्यूमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या है, इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, थस आगे देखते हैं इसमें क्या है। 40 grams of NaOH, equivalent weight इसका क्या बनेगा 40, be dissolved in 1 liter of solution, normality of the solution is 1। तो वो जो उसका मॉलिक्यूलर मैस है उसके कितना इक्वलेंट है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी में हम डायरेक्ट उसके ग्राम्स या मोल्स नहीं लिखते, हम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल में क्या है, 5 grams of NaCl is dissolved in 1000 grams of water। 5 ग्राम्स वेट दिया हुआ है सोल्यूट का, 1000 ग्राम्स अगेन वाटर का या सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है। इफ द डेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज 0.997 grams per milliliter, calculate the molarity, normality and mole fraction of the solute, assuming volume of the solution is equal to that of the solvent। कि जो सॉल्वेंट की डेंसिटी है वही सॉल्यूशन की डेंसिटी है। ठीक, नहीं, सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, कि सोल्यूट बहुत ही कम है, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, उसने ये एक अजम्पशन लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले उसने क्या किया है, जो ग्राम्स दिए हुए हैं NaCl के, उससे उसने मोल्स निकाल लिए हैं NaCl के। ठीक है, आपको NaCl का जो है मॉलिक्यूलर मास, आप Na और Cl का ऐड करके, एटॉमिक वेट ऐड करके उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, और फिर आप जो है मोल्स वाला रिलेशन यूज करके उसके मोल्स निकाल लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमने मोल्स निकाल लिए। अब हम मोलैलिटी को डिफाइन करते हैं। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा, अब हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन नहीं है, लेकिन मैथ जरूर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसका क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 इन ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे यूँ मेंशन कर दिया है। हमारे पास जो है यहाँ पे मोलैलिटी आ गई है, मोलैलिटी आई है 0.0854 मीटर्स, 0.0854 मीटर्स। इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। न्यूमिनेटर में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, बॉटम पे क्या आता है, बॉटम पे हमारे पास मोलैलिटी में आता होता है केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो सॉल्वेंट दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, ग्राम्स में दिया हुआ है। तो अगर ग्राम्स को हमने केजी में कन्वर्ट करना हो तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा 1000 ग्राम 1000। ये जो 1000 ऊपर दिया हुआ है ये सिर्फ कन्वर्जन के लिए दिया हुआ है, क्योंकि आपको रिलेशन में हमेशा केजीज ऑफ सॉल्वेंट पुट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्राम्स में दिया हुआ है। 0.0854 मोलैलिटी आ गई। नेक्स्ट हम मूव करके जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कैसे आएगा, मास ओवर डेंसिटी होता है। ठीक है, मास हमारे पास कितना है 1000 ग्राम प्लस 5, ये आ गया, और नीचे हमारे पास डेंसिटी दी हुई है सोल्यूशन की। तो हमने जो है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन निकाल लिया 1.008 लीटर्स। अब हम मोलैरिटी निकालना चाहें, हमारे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया, हमने निकाल लिया 0.0847 मोलर सोल्यूशन होगा हमारा। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम तो वही रहेगा। अब ग्राम इक्वलेंट्स का मतलब क्या है, वही मोल्स, ये जो हमने ये निकाले हैं 0.0854 ग्राम इक्वलेंट्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिए। हमारे पास जो इसकी नॉर्मेलिटी आ रही है वो भी 0.0847। अच्छा, इस केस के अंदर जो है ना, इक्वलेंट वेट जो है वो NaCl का, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो है वो इक्वलेंट वेट के इक्वल होता है। हर कंपाउंड के लिए, हर केमिकल के लिए, केमिकल कंपाउंड के लिए ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपको ग्राम इक्वलेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl के केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ NaCl।
तो इस चीज़ को आपने अपने अपने ज़हन में रखना है। अच्छा, अब जब सॉल्यूशंस बनते हैं तो सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस इन गैसेस, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन गैसेस, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है हमारे पास। एक तो पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है कि कंप्लीट मिसिबिलिटी है, आपस में जो है वो कंप्लीटली मिसिबल है, सॉल्युबल है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी अ गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक टाइनी मॉलिक्यूल्स हैं और वो वैकेंट स्पेस में रैपिडली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इजीली गैस के अंदर जो है ना होमोजेनियस सॉल्यूशन आ जाएगा। एक तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जी गैस का सोल्यूट था, गैस का सॉल्वेंट था, वो दोनों आपस में जो है वो मिक्स हो गए, ठीक है। द कंपोनेंट्स कैन बी प्रेजेंट टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। अब आप उनको जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, तो इसको इस तरह का मिक्सचर बन जाएगा। ये फर्स्ट केस क्या होगा आपके पास, कंप्लीट मिसेबिलिटी, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड को उसने जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से क्या हमें मिलता है, डॉल्टन्स लॉ जो है 1842 में जो है उसने ये शो किया था कि आपके पास एक मिक्सचर है, गैस मिक्सचर है जिसमें मोर देन वन कंपोनेंट्स है, तो जो मिक्सचर का प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, उनको हम ऐड कर लें तो वो हमारा जो है मिक्सचर का प्रेशर हो जाएगा। अब ये लॉ जो है इसकी एक लिमिटेशन है कि ये लो प्रेशर्स पे एप्लीकेबल है, स्ट्रिक्टली ऑन लो प्रेशर। जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे हायर प्रेशर पे, तो ये लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं है, ये एक्सप्रेशन जो है ये काम नहीं करेगा। तो कभी भी ऐसा ना हो कि डॉल्टन्स लॉ आपने जो है वो 25 बार प्रेशर, 30 बार प्रेशर के ऊपर जो है अप्लाई करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना। डॉल्टन्स लॉ की एक लिमिटेशन है कि लो प्रेशर के ऊपर 1 बार, 2 बार, 3 बार इस पे आप जो है ये इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, दिस लॉ कैन बी एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड बाय कंपेयरिंग द टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर्स विद सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर्स ऑफ ईच ऑफ द गैस। ये तो वही बात हो गई, लेकिन आप जो है प्रेशर्स हाई ना हो तो ये लॉ ओबे करती हैं गैसेस, गैसियस मिक्सचर जो है ये लॉ ओबे करते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल सी उसने जो है वो एग्जांपल दी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा, ये सॉल्व हो जाएगी, इसमें इतनी कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमने पढ़नी है वो है हेनरीज लॉ। अच्छा, अब हेनरीज लॉ, जब हम गैस गैस सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हेनरीज लॉ की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। हेनरीज लॉ क्या बताता है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस है ना वो डिपेंड कर रही होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। दो फैक्टर, दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही होती है, एक तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या है और टेम्परेचर क्या है। व्हेन अ गैस इज इनक्लोज्ड ओवर इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, आप कि कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक को आपने जो है बंद किया हुआ है, टैप है, अभी आपने उसे ओपन नहीं किया, तो उसके ऊपर जो वो फ्री स्पेस है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड होती है, ठीक है। अब वो सैचुरेटेड फॉर्म में अंदर डिजॉल्व भी है, ठीक है। तो एक इक्विलिब्रियम होता है। अगर आप वो जो ऊपर वाली फ्री स्पेस है उसको भी दबाना शुरू कर दें, लेट से आप उसको भी कम करना शुरू कर दें, तो क्या होगा, उस फ्री स्पेस में जो है ना वो गैस का जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अब गैस क्या करेगी, उस प्रेशर को दोबारा से इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए कुछ गैस मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे ताकि एक नया इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, ठीक है। तो अब इस तरह जो है ये एक काइनेटिक मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन बन जाती है कि जी वो जैसे ही आप जो है प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कुछ गैस मॉलिक्यूल्स अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे तो इस वजह से अब नया इक्विलिब्रियम अचीव होने की कोशिश की करेगी, ठीक है। तो हेनरी लॉ की अगर हम स्टेटमेंट देखें, फॉर अ गैस इन कांटेक्ट विद अ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अच्छा इसने जो है कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है। Concentration of the gas that dissolves in a solvent is directly proportional to the pressure of the gas. जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे solubility of the gas बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स उस थोड़ी सी स्पेस में गैस मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उसमें जो है सोल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे ताकि एक नया इक्विलिब्रियम आ जाए। ये एक इसकी पिक्टोरियल एविडेंस है, फिगर है, देखें पहले यहाँ पे स्पेस ज़्यादा थी, ठीक है, तो कम मॉलिक्यूल्स गैस के सॉल्युबल थे। फिर क्या हुआ, आपने ऊपर से ये पिस्टन को मूव कर दिया, नीचे मूव किया, अब क्या है, अब वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं लेकिन जो है स्पेस कम है, एम्प्टी स्पेस कम है गैस के लिए।
फिर क्या होगा देखें, कुछ देर बाद जो है ये गैस मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा जो है इस सॉल्यूशन वाटर के अंदर जो है डिसॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीज करती जाएगी। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ गैस या concentration of gas solute molecules is directly proportional to the pressure। और अगर इसको हम इक्वालिटी में लेके आए तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या है हेनरी लॉ की, ये आप अप्लाई कर सकते हैं एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए फिर आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, solubility, if the solubility of the gas in the solvent is low, अगर तो solubility of the gas solute वो बहुत कम है तभी ये अप्लाई होगा। ठीक है, the gas does not react with the solvent to form a new species। ऐसा ना हो कि जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाए और कोई नई स्पीशी बना दे, तब भी आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि आप कभी कभार देखते हैं अमोनिया गैस है, वो वाटर में एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, वाटर में एब्जॉर्ब होती है तो वो एक रिएक्शन हो जाता है, वीक रिएक्शन होता है, वो अमोनिकल सोल्यूशन बना देती है। ठीक है, अमोनिकल सोल्यूशन बना देती है जिसमें आपके पास हाइड्रोक्साइल आयन होता है और अमोनियम आयन होता है। तो अब ये क्या है, ये वीक रिएक्शन के बाद आता है। ऐसा नहीं होता कि उसमें जो है अमोनिया एब्जॉर्ब हुई हुई है तो वो अमोनिया ही की फॉर्म में रहे, वो किसी ना किसी चीज में वो एक नई स्पीशी बना देती। द गैस डज नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट। वो ना तो एसोसिएट हो ना डिसोसिएट हो। ठीक है, ये चार एक लिमिटेशंस हैं हेनरी लॉ की। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। द solubility ऑफ प्योर ऑक्सीजन इन वाटर, प्योर ऑक्सीजन है उसकी वाटर में solubility एट 20 डिग्री सी एंड 1 atm इज this 1.38 into 10 raised power minus 3 moles per liter। Calculate the concentration of oxygen at 20 degree C and partial pressure 0.21 atmosphere। अगर आपका प्रेशर जो है वो कम हो जाए 0.21 एटमॉस्फेयर, तब कंसंट्रेशन क्या होगी। तो ये हमारा जो है वो बेसिक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हेनरीज लॉ का, C इज इक्वल टू के पी। के अगर निकालना चाहें तो C ओवर P। तो हमें जो फर्स्ट कंडीशन दी है उसमें से हम जो है हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, सॉरी, फर्स्ट कंडीशन में हमें जो है प्रेशर क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 1 atm। और जो हमें कंसंट्रेशन दी हुई है वो दी हुई है 1.38 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर। तो हम इसे ऊपर लिख देते हैं, हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट आ गया ये वैल्यू। अच्छा, अब इसके यूनिट्स हो गए मोल्स पर लीटर पर एटीएम। अच्छा, जब हमने हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकाल लिया, अब हम इसे दूसरी कंडीशंस पे अप्लाई करके कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो के की वैल्यू लिखी और साथ ही हमने नया वो जो पार्शियल प्रेशर है वो लिखा। ठीक है, वो हमारे पास है 0.21 एटमॉस्फेयर। तो हमारे पास ये देखें नई कंसंट्रेशन आ गई 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर। तो इसी तरह आपके पास ये दूसरा भी एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है हम यहाँ पे एंड करते हैं, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले सॉल्यूशंस की डेफिनेशन। ठीक है, फिर सॉल्यूशंस होते क्या हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, फिर बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशंस जो है उनकी सोल्यूट की कंसंट्रेशन को किस तरह हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके हमने काफ़ी सारे तरीके देखे। मोलैलिटी है, मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है। ठीक है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन है, फिर परसेंटेज वेट है। ये पांच एक तरीके हैं जिनके ज़रिए जो है हम कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर हमने पहली बात की कि ज़रूरी नहीं है कि सोल्यूट हमेशा जो है वो सॉलिड हो और सॉलिड जो है वो लिक्विड हो। सोलूट भी तीनों स्टेट्स में से किसी एक में हो सकता है और सॉल्वेंट भी तीनों में से किसी एक स्टेट में हो सकता है। फिर हमने बात की कि सॉल्यूशन हमारे पास ऐसा बने जिसमें गैस का सोल्यूट हो और गैस का ही सॉल्वेंट हो। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंप्लीटली मिसिबल होगा फिर, या डॉल्टन्स लॉ जैसी सिचुएशन बनेगी पार्शियल प्रेशर वाली। फिर हमने वो बात की कि अगर गैस डिज़ोल्व हो रही है, सोल्यूट आपका गैस है और वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो रहा है, तो हेनरीज लॉ जो है वो ओबे होता है एट मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वो कैसे होता है उसको हमने डिस्कस किया। ये आज का हमारा सेशन था। नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। उसमें भी तीन सिनेरियो बनेंगे,
कंप्लीटली मिसिबल, पार्शली मिसिबल, प्रैक्टिकली इमिसिबल। ठीक है, तो इन तीनों को देखेंगे कि क्या क्या सिनेरियोज है हमारे पास, बिल्कुल बेसिक सिनेरियोज हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। इसको जो है मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा, इसे गो थ्रू जी कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे इसी से रेलेवेंट।